को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ऐसे करेंगे शू, आपका माइग्रेन ठीक हो गया। ठीक है, तो टीवी में एग्जैक्टली ऐसे ही आया था। वो लड़की कहती नहीं, तो वो कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपका माइग्रेन ठीक हो गया, जाके भाई एक बार टेस्ट और ले गया हो। तो अभी जैसे क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो एक और क्रिश्चियन बाबा आते हैं, तो उनके यहाँ पे तो एक छोटा बच्चा आता है और उसकी सिस्टर पहले बोलती नहीं थी। तब उसको कहते हैं कि बेटा पहले आपकी सिस्टर क्या बोलती थी, बोले नहीं, और अब फिर कहता है बोलने लगी, फिर इतनी देर में अपने हालेलुया मेरा यीशु यीशु करने लगते हैं। ठीक है, हम किसी भी धर्म के मतलब वैसे नहीं गए, लेकिन हम प्रॉपर भी बाबाओं की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो अपने धर्म का ठीक है बाबा ही है। और वहाँ पे पैरालिसिस पेशेंट भी आते हैं, तो उनको भी एकदम से भाई कैसे भी करके उनको चला देते हैं। तो इज दैट पॉसिबल कि वो एकदम से जो पैरालिसिस की बीमारी तो इतनी आसानी से ठीक भी नहीं हो सकती, या फिर जिनके गूंगापन होता है वो एकदम से बुलवा देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? किसी का बिल्ली रास्ता काट गई तो वो कह देते हैं कि यार बिल्ली रास्ता काटना तो बहुत ख़राब होता है, या फिर और भी घरों में अपशगुन होते हैं, चप्पल उल्टी सीधी होना। तो ये क्या कहाँ से ये बिलीफ सिस्टम शुरू हुआ कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अनहोनी होगी कोई? 1983 में जब हमारा वर्ल्ड कप जीती थी, एग्जैक्टली यही सेम बात हुई थी। उनके कोच ने सब टीम वालों को वहीं बिठा लिया था कि कोई उठ के नहीं जाएगा, और वो जब तक बैठे रहे ना तब तक वो टीम जीतती रही। बीच में जैसे कोई उठ के जाने लगा, विकेट गिर गई, तब उन्होंने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया, कोई उठ के नहीं जाएगा। ये प्रॉपर इंटरव्यू में भी बताया उन्होंने। आपने कभी सुना है कि जैसे किसी के अंदर आत्मा आ जाती है किसी की, और वो अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है, और जैसे कई पूछते हैं किसी से तो कह रहे भाई इसको तो किसी ने कुछ करवा दिया, और अब डॉक्टर ने तो जवाब दिया, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, ये क्या करवा दिया। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक काइंड। आपके दिमाग के अंदर उसी बॉडी में वन से ज़्यादा पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। एक आपकी नॉर्मल नेचुरल डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है और दूसरी छोटी छोटी पर्सनालिटीज होती है। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कुछ लोगों के लिए तो मिथ होगा, लेकिन कुछ लोग उसको बिल्कुल ब्लाइंडली तरीके से फॉलो करते हैं। कुछ को रिजल्ट मिल जाते हैं और कुछ हाथ मलते रह जाते हैं। इस पॉडकास्ट में ऐसे बाबाओं के बारे में बात करेंगे जो आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे और आपकी बीमारी ठीक कर देंगे। या फिर आपके रास्ते से बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आप सोचोगे कहीं मेरा आगे चल के एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। या फिर अगर आपके घर में चप्पल उल्टी पड़ी हो तो आप सोचोगे कि यह कोई ग्रह दोष की कमी तो नहीं होगी, हमारे घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही मिथ के बारे में आज हम बात करेंगे, वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो इसी दौरान हमारे बीच में है डॉक्टर नेहा। हेलो डॉक्टर नेहा, कैसे हैं आप? आई एम गुड आशीष, हाउ आर यू? बस मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपको इंट्रोडक्शन से पता चल ही गया होगा इस पॉडकास्ट में हम मतलब किस विषय में बात करेंगे। जी ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, एक बाबा आते हैं जो आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे और आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। मतलब ऐसा करते हैं जैसे आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ऐसा करेंगे शू, आपका माइग्रेन ठीक हो गया। ठीक है, तो टीवी में एग्जैक्टली ऐसे ही आया था। वो लड़की कहती नहीं, तो वो कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपका माइग्रेन ठीक हो गया, जाके भाई एक बार टेस्ट और ले गया हो। तो ऐसा हो सकता है, मतलब किसी के अंदर इतनी सिद्धियां हो सकती है कि ऐसे शू करने से आपका एकदम से दर्द तुरंत गायब हो सकता हो। देखो, सो फार अगर मैं इसको साइंटिफिकली रिलेट करूं तो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी या ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं बना है जो बिना छुए वो भी माइग्रेन का पेन आपका ठीक कर दे। अच्छा। माइग्रेन एक ऐसी समस्या होती है जिसमें इनफैक्ट अगर आप माइग्रेन के केस में कोई ब्रेन स्कैन भी कराओगे तो भी कोई फाइंडिंग्स नहीं आएंगी। अच्छा। इसमें कुछ रीजंस की वजह से आपके सर में आधे सर में दर्द होता है, और सिम्टम्स लगभग कुछ ऐसे होते हैं कि सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आपको लाइट्स भी अच्छी नहीं लगती, साउंड्स भी अच्छे नहीं लगते, आवाज़ें नहीं अच्छी लगती, या आपको नोजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। मतलब इतना ज़्यादा माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है। और इसके लिए एलोपैथिकली हम देखें तो पेन किलर्स दिए जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में भी बहुत सारी मेडिसिन है जो ऐसे माइग्रेन्स को ठीक करती है, रिलीफ करती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट अगर हम ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट थेरेपी की बात करें जो कि बिना किसी और ऐसे मैं शूट कर दूं और आपका दर्द चला जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी थेरेपीज हो सकती है, एक्यूपंक्चर हो सकता है, प्रेशर थेरेपी हो सकती है, मसाज थेरेपी हो सकती है, बट ऐसा मैं नहीं मानती ऐसी कोई थेरेपी है जो बिना टच करे और छू करने से दर्द चला जाए। जादू करता हो शायद, इस तरीके से हो सकता है। जादू भी अगर आप जानते हैं तो जादू भी हाथों का खेल होता है। जितने बड़े बड़े जादूगर होते हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज कभी देखेंगे या उनसे सुनेंगे तो एक्चुअली जितने भी मैजिक्स आप देखते हो स्टेज पे, जितने शोज होते हैं, वो सब हाथों का खेल होता है। उसमें एक्चुअली में कोई जादू नहीं होता है, इट्स जस्ट अ शो। अच्छा,
तो एक और बाबा है, वो क्या करते हैं, जैसे ऐसे पथरी वगैरह कहीं हो जाती है तो मतलब अपनी स्किन को उसके पेट के साइड में ऐसे ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है, कि आपकी पथरी बाहर आ रही है। और एक और बाबा है, वो हाथ से कैंची से ऐसे ऐसे करेगा कि आपकी पथरी अब बाहर निकल गई है। तो क्या सही में मतलब पथरी ऐसे निकल सकती है कि मतलब कोई ऐसी विद्या हो, या फिर हाथ का जैसे शफा बोलते हैं, तो ये कैसे करते हैं और ये क्या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आशीष, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये तो मैंने भी देखा, और एक वीडियो में तो मैंने ऐसे देखा कि एक बाबा ने ऐसे पेट को पकड़ा और हाँ, दूसरे हाथ से वो कटक, पत्थर की आवाज भी हाँ, आती है वो बर्तन में। पथरी भी दिखाता है जैसे वो। हाँ, दिखाते हैं। ये येट अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि हाथ का खेल है ना। और अगर देखो, हम पथरी के केस को समझना जरूरी है ना, कि जब तक हम आम लोग तो समझ लेंगे, आम लोगों ने देखा, आम लोग तो मान लेंगे कि ये तो सच में कोई मैजिक हो रहा है। लेकिन जब तक लोगों को बीमारी के बारे में एजुकेशन नहीं होगा, वो कैसे समझ पाएंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। पथरी अधिकतर शरीर में 2 जगहों पे हो सकती है, तो गॉल ब्लैडर में हो सकती है, किडनी में हो सकती है। और गॉल ब्लैडर की पथरी तो इनफैक्ट किसी भी दवा से नहीं निकल सकती है। पथरी गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि बाहर आएगी तो वो अटक जाएगी। जिस नली में अटकेगी वहां इमरजेंसी हो सकती है। तो अगर आप कोई दवाइयां ले रहे हैं तो पथरी डिसॉल्व हो सकती है। गॉल ब्लैडर की तो निकल ही नहीं सकती, गॉल ब्लैडर तो पूरा ही निकलता है शरीर से। अच्छा। अगर हम किडनी की पथरी की बात करें, तो किडनी में जो पथरी होती है वो कुछ डाइटरी चेंजेस, कुछ पानी पीने से, कुछ मेडिसिन भी होती हैं, उनकी हेल्प से निकल जाती है। वो पेशाब के रास्ते निकलेगी। येट अगेन ऐसा कोई ऐसा बाहरी बिना चीरा लगाए कैसे हम अंदर से जादू की तरह अंदर घुस के पथरी निकाल सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कोई भी, जितना मैं देख पाई, अगर आप देखोगे ना, उनके हाथ ऐसे फोल्डेड है, कटक, वो पत्थर की आवाज आई है। तो जितना मैं उस वीडियो को एनालाइज कर पा रही हूँ, तो मुझे वो वीडियो ज्यादा साइंटिफिकली मैं उसको रिलेट नहीं कर पाई। तो अभी जैसे क्रिसमस का टाइम आ रहा है, तो एक और क्रिश्चियन बाबा आते हैं, तो उनके यहाँ पे तो एक छोटा बच्चा आता है और उसकी सिस्टर पहले बोलती नहीं थी। तब उसको कहते हैं कि बेटा पहले आपकी सिस्टर क्या बोलती थी? बोले नहीं। और अब फिर कहता है बोलने लगी, फिर इतनी देर में अपने हालेलुया मेरा यीशु यीशु करने लगते हैं। ठीक है, हम किसी भी धर्म के मतलब वैसे नहीं गए, लेकिन हम प्रॉपर भाई बाबाओं की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो अपने धर्म का ठीक है बाबा ही है। और वहाँ पे पैरालिसिस पेशेंट भी आते हैं, तो उनको भी एकदम से भाई कैसे भी करके उनको चला देते हैं। तो इज दैट पॉसिबल कि वो एकदम से जो पैरालिसिस की बीमारी तो इतनी आसानी से ठीक भी नहीं हो सकती, या फिर जिनके गूंगापन होता है वो एकदम से बुलवा देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखो, इसको ना बहुत आप साइंस की तरह समझो, प्रैक्टिकली समझो कि एक बच्चा है, छोटा नवजात शिशु है ना, वो बोलता नहीं है। आप चुटकी बजा के उसको एकदम से बोलना तो सिखा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है ना, पुराने जमाने में था ना आज पॉसिबल है। अब मैं अगर उसी पेशेंट की बात करूं जो बोलती नहीं थी, जो अचानक से बोल पड़ी, अगर उसने बोला भी, मैं मान भी लेती हूँ कि उनकी बात में दम है, सच्चाई है, तो वो एकदम से प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर सकती। इट्स अ थेरेपी। अगर कोई बोलना नहीं जानता था, अगर आप उसको किसी भी टाइप का थेरेपी दे रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो वो पहले वॉवल्स बोलना सीखेगी, आ ई उ, कुछ वॉवल्स बोलेगी, फिर अल्फाबेट्स बोलेगी, तब जाके उसको शब्द को बोलना समझ आएगा, आर्टिकुलेट करना सीखेगी, है ना। इंसान क्या, मुझे पापा मामा, बच्चा भी पापा बोलने में 7-8 महीने लगा देता है, मम्मा बोलने में 7-8 महीने, मतलब इतना टाइम तो मैक्सिमम लगता है जो नहीं बोल सकता, और वो शब्दों का समझे, शब्दों का उच्चारण करे और प्रॉपर वर्ड्स बोल पाए। जो नहीं बोलता था और चुटकियों में बोल पाए, तो ये तो ह्यूमनिस्टिकली बॉडी वाइज पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर पैरालिसिस के पेशेंट की अभी हम बात करें, पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी आती है, प्रैक्टिकली आती है, सब है ना, पैरालिसिस हो जाता है उसके बाद, लेकिन रिकवरी कैसे आती है? स्टेप बाय स्टेप आती है ना। आप इतने दिनों तक उसके हाथ चलाते हो, पैरों की एक्सरसाइज करते हो, हाथों की एक्सरसाइज करते हो, और इवेंचुअली रिकवरी आ जाती है। बहुत सारे केसेस में नहीं भी आ पाती। जिन केसेस में नहीं भी आ पा रही, वो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर हम बच्चे का एग्जांपल लें कि जो चलना ही नहीं जानता, वो एकदम से चलेगा, इतना सारा टेक्निकल स्किल चाहिए चलने में भी, बॉडी का इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है कि जब आप पैर आगे चल रहे हो तो कैसे एक पैर आगे रखना है, फिर दूसरा पैर आगे रखना है, इतना ज्यादा इसमें मोटर कोऑर्डिनेशन होता है आपकी बॉडी का। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं ये मान सकती हूँ कि अगर उन्होंने जादू किया तो हो सकता है उनका एक हाथ हिल जाए, 2 पैर हिल जाए, एक स्टेप आगे रख दिया, बट ना चलने वाला इंसान एकदम से सारे स्टेप्स लेने लगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं। आप खुद सोचो, आपको अगर कोई स्किल नहीं आता, आपको बैटिंग करनी नहीं आती, और मैं आप में कोई चमत्कार जादू डाल दूं, तो ये हो सकता है ना कि आपको बैटिंग का फर्स्ट स्टेप आ जाए। ये थोड़ी कि आप एकदम से विराट कोहली बन जाओगे, है ना। इट्स अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम। तो सारे लोग फिर तो वेस्ट कर रहे हैं अपनी
प्रैक्टिस की एनर्जी को। जी, और एक और बाबा है, ऐसे ही बाबा है, उनका नाम है कंबल वाले बाबा। और उनकी तो मैंने बहुत वीडियो देखी है और पॉजिटिव भी देखी है। पेशेंट मतलब न्यूज चैनल पे, जैसे न्यूज चैनल वाले उनको बुलाते हैं और लाइव एग्जांपल उनका करवाते हैं कि भाई कोई पेशेंट बुला देते हैं और उनका आप ठीक करके दिखाओ। हालांकि वो पहली बारी में चमत्कार नहीं दिखाते, वो कहते हैं मेरे पास आपको 3 या 5 बार आपकी सिटिंग होगी। और जैसे मान लो हाथ में पैरालिसिस, तो ऐसे ऐसे करके कुछ करता है और कुछ कंबल पहले उड़ाता है और फिर ऐसे ऐसे करता है। तो यहाँ तो खैर वो खुद ही नहीं कहता कि जादू है, 4-5 बार की सिटिंग लेता है और कुछ नस वगैरह खोलता, बता भी देता है कि आपकी यहाँ की नस दबी हुई है, वहाँ की नस दबी हुई है। तो वो क्या है? ये मैं कहूंगी थोड़े से स्किल्ड बाबा हैं, इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्किल थोड़ी अपग्रेड कर ली है। अच्छा, हर एक बाबा की अलग मार्केटिंग। हाँ, अलग मार्केटिंग है। उन्होंने ये सोच लिया कि भैया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इंसान को 2-3 बार तो बुलाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी सोच लिया कि थोड़ा सा तो ज्ञान लेना पड़ेगा कि किस नस में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से नसें निकलती है, कहाँ जाती है, क्या पैरालिसिस होता है। तो थोड़ा एक स्टेप हाइयर आई थिंक नॉलेज वाइज। और वैसे अगर हम बात करें तो देखो, अगर कोई भी थेरेपी इंसान, अगर हम पैरालिसिस की ले लें और उसी बाबा की ले लें, 2 मैं जानती नहीं हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, बट अगर वो 2-3 थेरेपीज ले रहे हैं, कहीं हाथ पैर दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा भी साइंटिफिक कनेक्शन है, कोई हर्ब्स देते हैं, कोई जड़ी बूटी देते हैं जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, तो हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके, क्योंकि वो 2-3 सिटिंग्स ले सकते हैं। तो दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इनके बारे में हम थोड़ा और ना साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि शायद हो सकता है वो कुछ ऐसी हर्ब्स यूज कर रहे हो। सिर्फ कंबल से तो नहीं हो सकता, हो सकता है कंबल के बहाने वो कुछ और पॉइंट भी तो हो सकते हैं ना, जैसे बिल्कुल हो सकता है। मैं वही कह रही हूँ कि अगर वो आपको छू रहे हैं, आपके कोई प्रेशर पॉइंट्स दबा रहे हैं या आपको कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस दे रहे हैं खाने के लिए, तो इट माइट वर्क, मतलब हो सकता है। बट ऐसे अनटिल अनलेस मैं उस चीज की केस स्टडी नहीं करूँ, उनके पेशेंट्स को समझू नहीं, जानू नहीं, तो कह देना थोड़ा मुश्किल होगा। और एक और बाबा है जो देवमाली बाबा है, वो क्लेम करते हैं कि वो कैंसर को ठीक कर देते हैं। तो आप उनके बारे में बताइए। और काफी सारे लोग वहाँ पे, भीड़ भी रहती है और मतलब मान्यता भी है उनकी, जैसे नीम करोली बाबा है और भी अन्य बाबा हैं, तो उनकी मान्यता भी है और काफी न्यूज में भी आए हुए हैं। तो उनका क्या कुछ ऐसा साइंटिफिक रीजन है, ये भी केवल मिथ है? देखो, अगर ये बाबा सिर्फ क्लेम करते हैं कि मैं कैंसर ठीक कर सकता हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसे केसेस में बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देना मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, कोई भी बाबा, कोई भी जो कि प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबडी हु डज नॉट हैव अ डिग्री ऑफ डॉक्टर, वो अगर कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी थेरेपी देता है, तो कोई भी इस दुनिया में ये क्लेम नहीं करता कि तुम सारे ट्रीटमेंट छोड़ दो और सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट लो। वो भी यही बोलते होंगे ना कि आप अपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट, जो तुम्हारी थेरेपी चल रही है चलती जाएगी, उसको कंटिन्यू करते रहना और मेरे पास आते रहना, यही तो बोलते हैं ना। तो ऐसे केस में हो सकता है उनकी मान्यता इतनी ज्यादा है, तो इंसान का कैंसर के ठीक होने में यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइप का कैंसर है, किस ग्रेड में है, कैसा है, क्या प्रोग्नोसिस है, किस जगह का कैंसर है, वो डिसाइड करता है कि इस केस का प्रोग्नोसिस यानी कि आउटकम कैसा रहेगा। बहुत सारे केसेस में प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे केसेस में, जैसे ओवेरियन कैंसर्स है या और भी बहुत सारे टाइप के कैंसर है जो फैले नहीं है, उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। इंसान 1-2 साल ट्रीटमेंट लेता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इतना एडवांसमेंट आ गया है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो अगर वहां पे यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे पेशेंट्स की हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि बुलाया और ये बोल दिया कैंसर है। आजकल थोड़ा ट्रीटमेंट सिस्टम चेंज हो गया है, तो ऐसे केसेस में जब उनको रेडिएशन थेरेपी वगैरह दी जाती है, तो उनकी मेंटल काउंसलिंग भी होती है, जहाँ पे उन लोगों को ये बोला जाता है, यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, यू हैव टू बिलीव कि तुम ठीक हो सकते हो। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इस बिलीफ सिस्टम पे एक्चुअली ये सब कुछ चलता है। अच्छा। अगर किसी को इस बात पे ये बिलीव हो जाए कि मैं वहां जाके ठीक हो सकता हूँ, और इस एक बार वो हो आया और शायद वहां गया, वहां जाके उसने 2-3 लोगों का और सुन लिया कि मैं तो यहाँ आया था, कैंसर ठीक हो गया, तो उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि वो एक्चुअली में उसकी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम बॉडी में बनने लगता है। तो धीरे धीरे ऐसे केसेस में कैंसर का जो प्रोग्नोसिस होता है, जो ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस होता है, वो और बढ़ जाता है, यानी कि आउटकम और अच्छा होने लगता है। तो ये वो वाले केसेस है जो 50-50 केसेस होते हैं, जहाँ पे अब वहीं पे एक इंसान का मॉरल डाउन है, जिसने ये सोच लिया, जिसको डॉक्टर ने पहले बोल दिया कि तुम्हारे तो बचने के चांसेस ही नहीं है, या किसी और का उसने तुरंत के तुरंत एग्जाम्पल देख लिया कि ट्रीटमेंट में और भी मेरे साथ कोई आता था, उसकी तो डेथ हो गई। तो ऐसे लोगों का मोराल बहुत डाउन हो जाता है। जब मोराल डाउन हो जाता है तो इंसान फिर ना
जीने का एक तरीके से उसकी इच्छा भी कम हो जाती है, उसको ये मतलब फिर उसको ना अपनी जिंदगी की सारी नेगेटिव चीजें दिखने लगती है, फिर उसको ये भी दिखने लगता है कि मैं इस उम्र में हूँ, मुझे ही क्यों हुआ, मैं तो अब बचूंगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है इतने पैसे खर्च करने का, मतलब वो फिर नेगेटिव चीजें देखने लगता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट आउटकम पुअर हो जाता है। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ बिलीफ सिस्टम, ये बिलीव करना कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, वो आई थिंक ज्यादा यहाँ पे काम करता है। और देखो हमने ना नेगेटिव से थोड़ी सी शुरुआत करी थी, तो हम 50-50 पे आ गए, और बिकॉज ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी पे है, तो अब हम कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पे बात करेंगे, क्योंकि अब डिनाई नहीं कर सकते, मतलब आप ठीक है साइंटिफिक बात कर रहे हो, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, और उसी पे आगे चर्चा करेंगे कि ऐसे कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें बताएं कि आदमी अपने आप को हील कर सकता है क्या। जैसे बिलीफ सिस्टम बताया, काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन लगा लो कि मैं रोज एक ही चीज़ करूं, अगर मैं रोज एक ही चीज़ ये करने लग जाऊं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, तो मे बी अगर मेरे अंदर कोई शरीर में रोग हो तो इम्यून सिस्टम किस दिन काम आएगा, मे बी शायद इसी दिन के लिए काम आएगा कि हाँ वहीं अपने आप से लड़ करके ठीक हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब ये भी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी आ जाता है। ठीक है, हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ थिंग दैट कि हाँ हम अपना शरीर खुद ठीक कर रहे हैं। ये पता है आपको, हमने सिर्फ इतनी छोटी सी चीज देखी है कि आपने ये बोला कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, तो इस स्टेटमेंट से आप ठीक नहीं हो सकते, लेकिन इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद जो चेन ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में बनने लगती है, उसके बाद इवेंचुअली ये बोलने के बाद 1 महीने बाद जो आपकी जीवन शैली में बदलाव आता है, उससे आप ठीक होंगे। जैसे आपने ये बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ये आपने बोला, हो सकता है आज आपने बोलना शुरू किया ये, और आप इस समय में सारी बैड हैबिट्स कर रहे हो, फॉर मान लेते हैं अल्कोहल ले रहे हो या स्मोक ले रहे हो या आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, लेकिन जब आपने इस तरीके की स्टेटमेंट आज बोली, 1 हफ्ते बाद बोली, रोज बोलते हो, सुबह शाम बोलते हो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, जब आप इस तरीके की चीजें बोलने लगते हो ना, तो आप अपने एनवायरनमेंट से वो चीजें पिक करने लगते हो जो आपको हेल्दी बनाती है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद शायद ऐसे होने लगा कि क्या आप कोई अनहेल्दी खाना देखोगे ना तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपका चेन ऑफ थॉट्स वैसे बन गया है। हो सकता है 3-4 वीक्स डाउन द लाइन आप वॉकिंग भी शुरू कर दो, आप चलना शुरू कर दो, जब आप इतना रिलैक्स्ड फील करने लगोगे ना तो आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, आपको टाइम पे सोना आने लगेगा, आपको टाइम पे उठने लगोगे। तो ये इट इज दिस सिंगल स्टेटमेंट, इतनी छोटी सी चीज से आपका पूरा बॉडी का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हो गई, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो गई, आपकी नींद सबसे अच्छी हो गई, और यही चीज तो चाहिए होती है ना हेल्दी रहने के लिए बॉडी को, और क्या चाहिए, अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल, कि बॉडी घूमते फिरते रहे और अल्कोहल स्मोक ये सब ना करें, यही 4-5 चीजों से आप हेल्दी रहते हो। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट से ना आप अपने एनवायरनमेंट की पॉजिटिव चीजें अपने पास अट्रैक्ट करते हो। ये इसमें देखो कोई डाउट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आता है। और किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि मेरे इस केस में इतना % इम्प्रूवमेंट आ सकता है, इतना % नहीं आ सकता, बट मैं पेशेंट को एक होप तो दूंगी ना, अब बोलूंगी ना आप ठीक हो सकते हो, डोंट वरी, है ना, ये चीजें करो, ये चीजें फॉलो करो और आप ठीक हो जाओगे, तो एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। आपकी जो ये बात कही, ये मैं पहले ना महाभारत पढ़ता था, ठीक है, तो महाभारत के बाद में या फिर किसी भी ग्रंथ के बाद में एक फलश्रुति आती है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपके जीवन में ये चीजें आएंगी, आपके साथ बहुत अच्छा होगा और आपका मतलब दीर्घायु हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया क्योंकि बहुत सारी थी। तो उस फलश्रुति में मेरे को फिर बाद में मैं सोचा था कि मैंने पढ़ा, ठीक है, मेरे क्या ऐसा क्यों होगा, मतलब ऐसा क्या था, लेकिन अब जैसे आपने बताया साइंटिफिक तरीके से भी उसके अंदर जैसे बताते हैं कि भाई मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए या फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में हमारे वो चीजें बैठ जाती हैं। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं कभी हल्की फुल्की मजाक में झूठ बोल देता था, तो मेरे अंदर से आ जाता है कि नहीं यार झूठ क्यों बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे नीड भी नहीं है मेरे को झूठ बोलने की, या फिर कभी गुस्सा आता था तो खुद ही कंट्रोल कर लेता था, यार नहीं गुस्सा नहीं, और उससे मेरी काफी चीजें सुधरी। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीजें यहाँ काम आती हैं। तो मतलब चाहिए आप इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर लो या फिर मैनिफेस्टेशन से कर लो, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें तो हैं, इसलिए शायद उन्होंने लिखा भी है। सेकेंड थिंग जो एक क्वेश्चन के रूप में ही पूछ रहा हूँ कि हम जैसे काला धागा बांध लेते हैं, नजर ना लगे, लड़कियां पैरों में बांध लेती हैं, या फिर जो ताबीज बना करके दे देते हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कमर पर बांध देते हैं लड़का होने के लिए या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और उसके अलावा कई लोग क्या करते हैं
काला धागा जो होता है झाड़ फूक करने के लिए भी, भाई तेरे ये पहले तेरे नजर नहीं लगेगी, इस तरीके से भी कर लेते हैं। या फिर जो यंत्र दिखाते हैं, कुछ यंत्र सा बना करके कि ये चीज करवा देते हैं। या जो जेम्स हम पहनते हैं अपने हाथों में, चाहे वो नीलम हो, ब्लू स्पायर जिसको बोलते हैं, और गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, तो इनके बारे में बताइए, क्या इनके अंदर से कोई एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर पे इफेक्ट डालती हो? क्योंकि ये ऐसा पहनने के लिए भी बताते हैं। देखो, ये जो काला धागा यूज किया जाता है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगाने के लिए यूज किया जाता है, तो वॉर्ड ऑफ इविल आइज बेसिकली। और ये हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, बट आई बिलीव, जितना मैंने दुनिया के बारे में देखा और समझा है, हर कल्चर, हर कंट्री में कोई ना कोई एक बेसिक चीज यूज की जाती है नेगेटिविटी को हटाने के लिए। चाइना में अलग तरीका यूज किया जाता है, जापान में अलग तरीका यूज किया जाता है, यूरोप की जितनी कंट्रीज है ना, वहाँ अलग अलग तरीके के चीजें छोटी छोटी यूज की जाती है। कुछ लोग किसी टाइप का एक तरीके से डोर मैट, लाफिंग बुद्धा रखते हैं, और कुछ लोग एक मतलब एक तरीके से विंड टाइप का कुछ यूज करते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे, एंड इट इज यूज्ड एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन इंडिया। हम इंडिया में बैठकर ऐसे सो लगता है हमें कि इंडिया में ज्यादा हम अंधविश्वास पे वो रखते हैं, बट ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ये यूज होता है। अगर इसके देखो बेसिक उस पे जाओ, तो एक तो ये पॉइंट निकल के आ सकता है कि वही कि विश्वास, जब हमें विश्वास होने लगता है ना कि मेरे पास ये चीज है, जैसे जिस इंसान को ये विश्वास होता है ना कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग बनता है ना, अपने आप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग। कोई भी मुश्किलें आई तो उसका डट के सामना करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लाइफ इंसान सिर्फ हेल्थ के चैलेंजेस फेस करता है, मेंटल चैलेंजेस भी फेस करता है, पर्सनल लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहली चीज है विश्वास, कि उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये मैंने फॉलो कर रखा है तो अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और छोटा मोटा कुछ बुरा होता है ना, उसको ओवरलुक कर देता है वो, और अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है ना, तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये मैंने लगाया हुआ है ना, तो देखो मेरी सारी परेशानी टल गई। दूसरा, इसको हम कलर साइकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। कलर साइकोलॉजी दो अपने आप में एक बहुत अर्ली स्टेजेस में है, एक तरीके की साइंस है, जहाँ ये कहती है साइंस कि अलग अलग कलर्स का हमारे ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे अधिकतर हम वाइट कलर यूज करते हैं प्योरिटी के लिए, जब कोई हमें चीज प्योर, जैसे तो आपने देखा होगा नन्स वगैरह वाइट साड़ी, वाइट ड्रेसेस पहनते हैं। ऐसी अगर हम लोग रेड कलर को ले, तो रेड कलर पैशन को इंडिकेट करता है, तो डेंजर में भी रेड कलर यूज होता है, लव के लिए भी रेड कलर यूज करते हैं, बिकॉज इट इंडिकेट्स पैशन। तो खतरा है, प्यार है, तो दोनों ही। येलो कलर आई थिंक ज्यादा यूज करते हैं हैप्पीनेस को, आपने देखा होगा स्माइली बॉल्स जितनी बनती है ना, सारी येलो कलर में बनती है। ऐसे ऐसे अलग अलग कलर्स का अलग अलग। अब आपको कोई भी चीज प्रोटेस्ट करनी है, कुछ भी चीज आपको रोकनी है, तो आप यूजुअली ब्लैक कलर यूज करते हो, तो काला धागा उसका हो सकता है। दूसरा क्या है कि जब भी ये काले धागे का कुछ भी होता है ना, तो बहुत सारी जगहों पे ना इसके अंदर गांठ में कुछ रख देते हैं, आपने देखा हो तो, ताबीज या कुछ भी उसके अंदर होता है। तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स होती है जिनकी स्मेल से इन्फेक्शन दूर जाते हैं। अनियन की स्मेल से, गार्लिक की स्मेल से, एक्चुअली ये जितनी फ्रेग्रेंसेस होती है ना, ये इन्फेक्शन को किल करती हैं। बहुत पुराने समय में यूज हुआ करता था ये। तो ये भी हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चली आ रही है, तो ये कह देना कि ये बिल्कुल सच है, तो अभी हमारी साइंस वहां तक पहुंची नहीं है कि हम ये कह दें कि बिल्कुल दिस इज ऑल 100% ट्रू एंड साइंटिफिक। हम एक्चुअली नहीं अभी तक प्रूव कर पाए हैं। बिल्कुल, ये तो है। और ये कह देना कि ये बिल्कुल मिथ है, तो वो भी आई थिंक सही नहीं होगा, क्योंकि इतने पुराने सालों से चली आई है। तो या तो चाहे इसमें बिलीफ सिस्टम इसका रीजन हो सकता है, या इसके अंदर जो हर्ब्स यूज की जाती है बांधने के लिए वो रीजन हो सकता है, या कलर साइकोलॉजी रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये इतनी बेसिक चीज है ना कि इंडिया से लेकर हर जगह, एवरी कंट्री हैज सम और द अदर वे अपने घर से नेगेटिव पावर्स को या नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने का तरीका होता है, हर जगह पर होता है। जैसे आपने ब्लैक अभी जैसे बता भी रहे थे, रोकने के लिए तो नेताओं को काले झंडे दिखाए जाते हैं कि रुक जाओ भाई, हम आपको नहीं आने देंगे। और रही बात कलर थेरेपी भी आता है, जैसे ना जो सन है वो जो रेडिएशन छोड़ता है, विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उसमें एक जगह ये भी था कि ग्रीन कलर की जो बोतल होती है उसके अंदर पानी रखो, और जो उससे आता है तो जो सन चार्ज वाटर होता है, तो उससे भी इंडाइजेशन जो हमारा होता है वो सही हो जाता है। तो ये इट इज वेरी रीसेंट है ना, और ये इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च चल भी रही है, तो दिस इज स्टिल अंडर डिस्कशन कि इसको हम कितना बोल सकते हैं। बट ये कह सकते हैं कि आप चाहे इसको चार्ज वाटर बोलो, या बेसिकली ऐसा पानी जिसमें ना मिनरल कंटेंट अच्छा होता है। जब सन रेज आती हैं तो मिनरल एक्टिव हो जाते हैं,
तो आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कि जो हिमालय के पहाड़ों से निकलता हुआ पानी है वो सबसे फ्रेश होता है। वो एक्चुअली सबसे प्योर क्या, वो वैसा ही पानी है जो जैसे नीचे है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है कि उसमें मिनरल कंटेंट अच्छा होता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इन सब का कंटेंट अच्छा होता है क्योंकि वो पत्थरों से निकल के आता है और ऊपर ऊपर का फ्लो होता है। जैसे गंगा रिवर है, ठीक है, बहुत होली रिवर मानते हैं और इसके अंदर डुबकी लगाने से हमारे बहुत सारी स्किन डिजीज भी ठीक होती है। तो बेसिकली उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि तो प्योर फॉर्म में होता है क्योंकि चलता हुआ पानी प्योर फॉर्म में होता है, सारे उसके अंदर जैसे आपने बताया मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, तो ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है। बट वही है ना कि आज के टाइम पे अगर चलो हिमालय तो अभी भी ऊपर है, बट आज के टाइम पे अगर हम इन सब वाटर्स पे स्टडी कंडक्ट में करना भी जानूं, मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं रिसर्च करना भी चाहती हूँ, तो ये पानी आज वैसे नहीं रह गए जैसे आज सदियों साल पुराने हुआ करते थे। अब तो इतना वाटर करप्ट हो गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स उसमें आता है और अदरवाइज भी बड़ा वेस्ट जाता है। तो आज अब उस पानी को टेस्ट करके उस पे साइंस निकालने का भी कोई मतलब नहीं है। एक बार क्या हुआ कि 10 हेल्दी बंदे होते हैं, उनमें से 5 बंदों को इस टेबल पे बिठा देते हैं, 5 को इस मतलब टेबल बीच होती है, 5-5 को ऐसे बिठा देते हैं, सबके सामने एक शेक रख देते हैं। इधर वाले 5 बंदों को बोलते हैं कि भाई तुम इस शेक को पियोगे तो तुम्हारा सबका वजन बढ़ जाएगा, और इधर वालों को बोलते हैं कि तुम्हारा सबका वजन घट जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग शेक तैयार करके देते हैं, लेकिन वो बाद में जाके क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन माइंड में डालते हैं कि भाई हाँ तुम्हारा वेट बढ़ेगा, इनका घटेगा। 1 महीने बाद होता क्या है, उनका लिटरली बढ़ जाता है, इधर वालों को लिटरली घट जाता है। जिनका घट जाता है उनको वेट बढ़ाने का शेक दिया था। That's how powerful your mind is. सही में इतना पावरफुल होता है। प्लेसिबो इफेक्ट काइंड ऑफ। तो ये क्या चीज थी मतलब? इसके लिए मैं पहले आपको ना ये जो आपने एग्जांपल दिया शेक वाला, मैं इसी से आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। इट इज वेरी कॉमन इंडिया में, आपने देखा है बड़ी फिल्मों में भी दिखाया जाता है ये, और आपने देखा है कि जैसे मान लो हमारा तो इंडिया ज्यादातर अब खेतों में पहले हुआ करता था, अब तो ज्यादा सिटीज हो गई हैं। तो किसी भी इंसान को स्नेक काट जाता है तो वो तुरंत करके मर जाता है। हमारे इंडिया में जितने भी स्नेक्स घूम रहे हैं ना लैंड में, सारे उसमें से 80 to about 90% जितने स्नेक्स हैं नॉन पॉइजनस है, उनके जहर से कोई नहीं मर सकता। पर आप सोचो कि हमारी मेंटल साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है कि एक्चुअली अगर हमें ये फील हो जाए कि इस सांप ने हमें काट दिया, तो एक्चुअली लोग मर जाते थे विदाउट साइंटिफिकली देखने पे। मतलब ऐसे लोगों में कई बार ये देखा गया है कि कोई साइंटिफिक अंदर न्यूरोटॉक्सिन नहीं था, मतलब कोई पॉइजन नहीं था, पर वो सोचो आप माइंड साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है ना, जब उसने ये महसूस कर लिया कि मुझे सांप काट के गया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तो वो मर ही जाता है। दैट्स हाउ स्ट्रांग योर ब्रेन इज। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जो आप पूछ रहे थे, आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है, और प्लेसिबो एक नॉर्मल वर्ड है, हर साइंटिफिक रिसर्च में ये यूज किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी ड्रग का एक्शन को जज करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए नाम का ड्रग है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, तो मैंने 2 ग्रुप्स बनाए, ठीक है, 1 ग्रुप एंड 2nd ग्रुप। एक ग्रुप को मैंने वो मेडिसिनल सब्सटेंस दिया और एक ग्रुप को मैंने कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं दिया, एक प्लेसिबो दे दिया। मतलब प्लेसिबो जो कि दवा है देखने में पर दवा नहीं है। तो मैं फिर इन दोनों ग्रुप के एक रिसर्च कंडक्ट करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जिसको मैंने सच में मेडिसिनल सब्सटेंस दिया था उसका हेल्थ आउटकम कैसा है, और जिसको मैंने प्लेसिबो दिया यानी नॉन मेडिसिनल सब्सटेंस दिया उसका हेल्थ आउटकम कैसा है। जब तक इन दोनों ग्रुप्स का जो आउटकम है वो अलग अलग नहीं होगा, तब तक मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगी कि मैं जो ड्रग लेकर आई हूँ उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है ना। तो कई बार क्या होता है कि, और ये अलग अलग टाइप की ना स्टडीज होती है, कई बार हम डबल स्टडीज भी करते हैं, कई बार हम पेशेंट को ये बता देते हैं कि ये आपका मेडिसिनल सब्सटेंस है, लेकिन कोई उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता और हम उसको कहते हैं ये खाओ बिल्कुल 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, और एक्चुअली वो हो जाता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ इस विश्वास के साथ वो दवा खाई है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स है, इसमें मेडिसिन है और मैं इससे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, और वो हो जाते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली होती है और इसका इफेक्ट आता है, ये सब बिलीफ सिस्टम और ये सब चीज़ें इसी पे काम करती हैं। ये बिलीफ सिस्टम मास में तो नहीं चली हुई, जैसे किसी का बिल्ली रास्ता काट गई तो वो कह देते हैं कि यार बिल्ली रास्ता काटना तो बहुत खराब होता है, या फिर और भी घरों में अपशगुन होते हैं, चप्पल उल्टी सीधी होना। तो ये क्या, कहाँ से ये बिलीफ सिस्टम शुरू हुआ कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अनहोनी होगी कोई? तो देखो ये तो एब्सोल्यूट मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सुपरस्टिशन ही है। देखो माउथ मार्केटिंग होती है। अब जैसे ना एक इंसान जो क्रिकेट देख रहा है
उसके साथ ऐसा हुआ कि वो बैठा हुआ था, जितनी बार वो बाई चांस उठ के किचन में पानी लेने गया उतनी बार विकेट चला गया। तो इंसान को ये लगने लगता है ना कि मैं यार जब भी पानी लेने जाता हूँ तो ये तो विकेट गिर जाता है इंडिया का। का। बात कही ना, ये 1983 में जब हमारा वर्ल्ड कप जीती थी, एग्जैक्टली यही सेम बात हुई थी। उनके कोच ने सब टीम वालों को वहीं बिठा लिया था कि कोई उठ के नहीं जाएगा, और वो जब तक बैठे रहे ना तब तक वो टीम जीतती रही। बीच में जैसे कोई उठ के जाने लगा, विकेट गिर गई, तब उन्होंने बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया, कोई उठ के नहीं जाएगा। ये प्रॉपर इंटरव्यू में भी बताया उन्होंने। हाँ, यही है बिलीफ सिस्टम। इसी को बिलीफ सिस्टम बोलते हैं। अब ये थोड़ी है ना किसी के उठ के पानी पीने जाने से एक्चुअली किसी का स्किल सेट वीक हो जाता है, नहीं हो पाता। एक तो ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम होता है। ये ऐसा हम रिलेट करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, अब जैसे मान लो कोई बहुत पुराने जमाने में कोई एक बार कोई काम करने जा रहा था, उसने देखा मेरे बिल्ली रास्ता काट के मेरा तो काम खराब हो गया। उसने जाके 10 लोगों को बताया, 10 में से 9 लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान के साथ बाय चांस ऐसा हो गया कि वो कोई काम करने जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई, उसके साथ भी कुछ बुरा हो गया। ये फैलते 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 इतनी बड़ी चीज हो जाती है। तो ये ऐसा होता है कई बार। अब जैसे मैं ही एज अ ह्यूमन हूँ, मैं कितनी बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा ना कि बिल्ली ने रास्ता काटा होगा, और 100 में से मान लो 95 टाइम्स मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन बाय चांस वो एक बार भी अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया ना, तो मैं इस बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर लूंगी। मुझे और स्ट्रांगली लगने लगेगा कि यार उस दिन बिल्ली ने रास्ता काटा था, मेरा तो काम खराब हो गया, अब मैं अवॉइड करूंगी। अब जितनी बार बिल्ली रास्ता काटेगी, आई विल टेक द अदर टर्न, या फिर जो भी XYZ तरीके यूज होते हैं वो सब करके फिर मैं दोबारा आगे बढ़ूंगी। तो ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम होता है, ये कोरिलेशन होती है, ये और कुछ नहीं होता है। हम ऐसा मान के चलते हैं, बट इनका एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं होता है। व्हाट इज योर व्यूज एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर on yoga and meditation? I believe yoga and meditation are something that India has given to the world, और ये एक हमारी डिजीज में जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज, जो सबसे अच्छा आउटकम लेके आ सकता है, हेल्थ बेनिफिट्स होता है, वो योगा है। जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए अच्छा खाना खाना है, उतना इम्पोर्टेंट अगर आप अपनी जिंदगी में योगा बना ले, तो शायद हमारे बीमार होने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट ना हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत कम हो जाएंगी। योगा इतनी पावरफुल मैकेनिज्म है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। योगा में बेसिकली क्या होता है, योगा में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जब आप योगा सीखते हैं या मेडिटेशन सीखते हैं, अब योगा और मेडिटेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। योगा में आप बॉडी पोस्चर्स अलग अलग तरीके से बनाते हो ताकि आपके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका रेस्पिरेशन बहुत इम्प्रूव करता है। जिस इंसान का ब्रेथ कंट्रोल अच्छा होता है ना, जिस इंसान जो सांस खींच के ले पाता है, जितनी डीप ब्रेथ्स ले पाता है, और रेस्पिरेशन कंट्रोल अच्छा होता है, वो इंसान उतना हेल्दी होता है ना। सब चीजें हमारे रेस्पिरेशन, लंग से, लिवर से और किडनी से रिलेटेड है, इवेंचुअली हार्ट। इन सब के हम जितनी ज्यादा इंटरनल एक्सरसाइज करें, अंदर जाके तो मसाज कर नहीं सकते ऑर्गन्स की, तो बाहर से ही कुछ ना कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा जो उनको हेल्दी बनाए। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। जिस इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, उसको मांसपेशियों में और जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा। तो जितने भी योगा हम करते हैं ना, उन सब से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, जॉइंट कंप्लेंट्स नहीं होती है। तो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम ये गया, रेस्पिरेशन ठीक हुआ, जॉइंट कंप्लेंट्स गई। साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जितने भी हम ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करते हैं इसमें, वो सब चीजें जो हैं आप इस तरीके से यूज की जाती है कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड रहता है और आपकी हार्ट मसल्स अच्छी रहती हैं। तो बेसिकली आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है वो नहीं होता है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं योगा के। और मेडिटेशन भी एक तरीका होता है, और मेडिटेशन बेसिकली आपको माइंड को काम करने के लिए होता है, और बहुत ही अच्छी टेक्निक है, स्ट्रेस में काम आता है। देखो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, मेरे पास पेशेंट आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या बोलते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सो और स्ट्रेस मत लो। मैं किसी इंसान को सिर्फ इतना कह दूं कि आप स्ट्रेस नहीं लो, और काश ऐसा हो पाता कि वो स्ट्रेस नहीं लेता। सिर्फ कह देने से ऐसा नहीं होता ना कि आप स्ट्रेस नहीं लो और इंसान नहीं ले पाता। उसको कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना कि ये वो तरीका जो मैं करूंगा तो मेरे को स्ट्रेस नहीं होगा। एंड मेडिटेशन इज वन ऑफ देम। मेडिटेशन से आप अपने एक तो अपने पोस्चर पे काबू पाते हो, आप अपने सेंसेस पे काबू पाते हो। सबसे अच्छी चीज कि आप जैसे कुछ आपने जो मेडिटेशन में एक स्टेप होता है जहाँ पे आप सेंस विड्रॉल, एक स्टेप होता है जहाँ पे आप अपने ध्यान में इस तरीके से बैठ जाते हो कि आसपास क्या चल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या मुझे वो इवेंचुअली सुनने ही बंद हो जाते हैं। मतलब इतना आपका सेंस विड्रॉल आप कर लेते हो,
एनवायरनमेंट से। तो जो इंसान इतना डिटैच हो सकता है अपने एनवायरनमेंट से, आप सोचो एनवायरनमेंट उसको इफेक्ट कर ही नहीं सकता मेंटली, और जब आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो तो आपके अंदर की बॉडी वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और इसमें आपने एक बार कई बार देखा होगा, फास्टिंग के लिए बताते हैं, हमारे पहले भी कहते हैं कि उपवास रखो, और आज के टाइम में प्रूव भी हो रहा है कि साइंटिफिक है, उपवास करने से मतलब हमारे शरीर में काफी सारे इफेक्ट आते हैं। तो उपवास करना यानी कि फास्टिंग रखना कितना सही है हमारे शरीर के लिए? फास्टिंग रखना बिल्कुल, अगर आप ऐसे रखते हो जैसे कि हमारे कल्चर में बताया गया है, तो बहुत अच्छा है फास्टिंग। हम इतने सारी ड्रिंक्स की बात करते हैं ना कि ऐसी कौन सी चीज ले जिससे हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई होगा, लंग्स डिटॉक्सिफाई होंगे या किडनी डिटॉक्सिफाई होंगी। एक्चुअली डिटॉक्सिफाई ड्रिंक्स नहीं करती है, डिटॉक्सिफाई पानी करती है, और डिटॉक्सिफाई आप बिना कुछ खा के करते हो। कुछ खा के डिटॉक्स नहीं हो सकता। डिटॉक्स का अपने आप ये मतलब होता है कि आप अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को समय दे रहे हो, अपने काम की रिपेयरिंग को करने का समय दे रहे हो, और उस ड्यूरेशन में आप सिर्फ पानी पी रहे हो। या अगर आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आपके एनर्जी लेवल्स वीक हो गए तो आपने फ्रूट्स खा लिया। तो ये बेसिक फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है ना कि लिवर में एक तरीके से ग्लूकोज स्टोर्ड होता है, वो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, तो एक्सेस फैट डिपॉजिट नहीं हो पाता है। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियोगे, सिंपल पानी आपके किडनी तक जाएगा तो जितने भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होके बाहर हो जाएंगे। लिवर जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हम कुछ भी खा पी के डिटॉक्स नहीं करते हैं, हम पानी पी के अपने लिवर को बोलते हैं कि चलो आप डिटॉक्स का काम करो, आपको मैं समय दे रहा हूँ, आपको रेस्ट दे रहा हूँ, तो लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। तो एक्चुअली ना खाने से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार फास्ट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप फास्ट कर रहे हो तो आप ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हो, आप हेल्दी हो, मतलब फिर वो इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। आपने कभी सुना है कि जैसे किसी के अंदर आत्मा आ जाती है किसी की, और वो अजीब-गरीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है, और जैसे कई पूछते हैं किसी से तो कह रहे भाई इसको तो किसी ने कुछ करवा दिया, और अब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही ये क्या करवा दिया। तो ये भी चीजें होती हैं ब्लैक मैजिक काइंड? देखो, जितनी चीजें आप ब्लैक मैजिक में, अगर मैं ब्लैक मैजिक को डीपली पढूं ना, या हम डीपली समझे, तो हर ब्लैक मैजिक में जितने भी अजीब तरीके से इंसान बिहेव करता है, टू एवरी ऑफ दैट कंडीशन एक मेडिकल बीमारी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि कई बार आपने ये सुना होगा कि वो उसमें वो आ गए, किसी और की आत्मा आ गई। उसमें आप सुनते हो ना कि वो दिन में तो नॉर्मल था, रात में किसी और की आत्मा आ गई, या किसी भी समय आ गई। वो एक्चुअली एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उसको ऐसे डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब एक इंसान, ये सब दिमाग का खेल है। आपके दिमाग के अंदर उसी बॉडी में वन से ज्यादा पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। एक आपकी नॉर्मल नेचुरल डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, और दूसरी छोटी छोटी पर्सनालिटीज होती है, और इनफैक्ट 2 से ज्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एज मेनी एज 8 पर्सनालिटीज एक साथ एक ही इंसान के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। जिसे आप आज के जमाने में कहते हो कि भूत प्रेत का साया है, या जो भी है, किसी ने कुछ करवा दिया तो इसे माता आ जाती है, जो भी आ जाता है, वो एक्चुअली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है। जो मान लो हम पर्सनालिटी 2 की बात कर रहे हैं, एक तो उसकी अपनी पर्सनालिटी, एक हम दूसरी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, वो उसके सबकॉन्शियस ड्रिवन होती है। यानी कि कोई उसकी बचपन की कोई डिजायर्स जो वो पूरा करने चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो जो दूसरी पर्सनालिटी है जो कि नॉन डोमिनेंट है, वो बेसिकली क्या होता है कि उसकी बचपन की कोई इच्छा जो दबी हुई थी वो पूरी नहीं कर पाया, या कोई गुस्सा, या कोई भी ऐसा अग्रेशन, कुछ भी ऐसी चीज जो कभी कभी इंसान को पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है, उन्हीं सब चीजों को हम सबकॉन्शियस बोलते हैं। कि जो इच्छाएं मैं जानती भी नहीं हूँ मेरे अंदर है, बट वो मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है, वो सबकॉन्शियस लेवल होता है। तो वो पर्सनालिटी जब उभर के बाहर आ जाती है, तब वो इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं पेशेंट को। और आपने एक वो भी सुना होगा कि एक टाइम पे तो इंसान बिल्कुल ऐसे करके बैठा हुआ है, बिल्कुल सैड है, उदास बैठा हुआ, और एकदम से उसे गुस्सा आ गया, चीजें उठा उठा के फेंक रहा है। ये भी एक्चुअली एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। अच्छा। जिसमें इंसान अपने मूड के एक्सट्रीम्स पे रहता है, कि एक एक्सट्रीम है उसका डिप्रेशन का, सैडनेस का, और बिल्कुल रो रहा है, क्राइंग है, वीपिंग है, और एक मेंटल जो उसका एक्सट्रीम है वो बिल्कुल अग्रेसिव है और चीजें उठा के फेंकना, मेंटली वायलेंट है, या इस तरीके की। तो जितनी भी चीजें हम काला जादू या इन सब चीजों में देखते हैं, वो एक्चुअली अगर मैं आज देखूं तो सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स किसी ना किसी तरीके की होती है। मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज इट्स नेम इन साइकोलॉजी नाउ। और हाँ, अभी इसमें मूवी भी आई थी, अपरिचित करके आई थी, और भूल भुलैया करके भी आई थी, तो ये काइंड ऑफ वही होता है।
और जो स्पिरिचुअलिटी होती है कई बार है ना, साइंस वहां तक नहीं जा पाती, क्योंकि मैं अगर पीछे का एग्जांपल दूं, जैसे मैंने अभी ग्रंथ भी पढ़े थे, तो उसमें महाभारत के टाइम पे जैसे गांधारी के 100 पुत्र हो जाते हैं, ठीक है, जो उसकी जो प्रोसेस होती है, जैसे जैसे 2-3 महीने का जैसे बच्चा निकलता है जो पिंड टाइप का होता है, तब उनके वो निकला तो उनका 100 अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग घी के बर्तन में रख दिए गए थे। तो वो आज के टाइम में शायद IVF करके ऐसी कुछ थी, तो उसके बारे में अगर आपने मैं अगर जिस तरीके की आप चीज बता रहे हो, इसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर 100 अलग अलग जगह पे रखे गए थे तो हम ये बोल सकते हैं कि उसी के एक तरीके से टेस्ट ट्यूब पे भी बना, अलग अलग मदर्स को सेलेक्ट कर लिया, सैरोगेसी हो सकती है ना, सैरोगेट मदर हुआ, अलग अलग 100 औरतों के पेट में गया और 100 बच्चे हो गए, दैट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि मदर अकेली वो तो नहीं थी ना, अलग अलग जगह से वो 100 बच्चे हैं, तो सेरोगेसी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि IVF से कंसीव हुआ और उसके बाद सेरोगेट मदर्स को चूज करके और फिर 100 बच्चे हुए, मतलब दिस इज द पॉसिबल पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी तक शायद ना गए वहाँ पे, लेकिन जैसे बेबी IVF के थ्रू होता है तो उस टाइम पे हो सकता है वो टेक्नोलॉजी रही हो जो हमें ना पता हो। जैसे कि हनुमान जी लक्ष्मण को मतलब बेहोशी के होश में जब लेके आए तो संजीवनी बूटी उनको खिलाई भी नहीं थी, मतलब बेसिकली सुंघाई थी होश में लाने के लिए। और हिस्टीरिया के पेशेंट को भी जैसे सुंघाते ही हैं, तो आज से 50-100 साल पहले बातें करते थे कि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। अभी जो हमारा राम सेतु है उसके लिए भी मना करते थे, लेकिन जब सैटेलाइट बनी तब पता चला कि हाँ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है, और उनपे अभी वर्क भी उन्होंने करना शुरू करा, और तब कुछ चीजें निकल के सामने भी आई थी। और होम्योपैथिक में भी शायद ऐसी मतलब सूंघने से करेक्ट मेडिसिन होती है। होम्योपैथी में जब हम दवा देते हैं ना तो कुछ एक्शन को फास्ट करने के लिए, जैसे कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या हिस्टीरिया या कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो उस समय हम मेडिसिन, ताकि वो जल्दी एक्ट करे, तो हम मेडिसिन को सुंघा देते हैं। अब होम्योपैथी के कुछ प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन से ये इन्फर निकल के आता है कि अगर वही दवा हम उसको पानी में डिसॉल्व करके पिलाएंगे तो शायद उतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा, पर इमीडिएटली अगर आप उसको ओल्फेक्शन यानी कि सुंघा के दोगे तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा। तो ये एक्चुअली होता है। ऐसे तो क्लोरोफॉर्म भी बोलो, वो सूंघने से, तो वो तो बहुत सारे केमिकल कॉम्पोजिशन है, इतनी सारी गैसेस है, टीयर गैसेस है। टीयर गैस क्या होता है? वो गैस चली और आपके आंसू निकलने लगते हैं, है ना। अब अगर यही चीज कभी पुराने जमाने में हमारे ग्रंथ में लिखी होती या कोई पुराना कोई इंसिडेंस होता तो हम इसको वहम मान लेते कि ऐसी कोई चीज होती है कि सारे इंसान एकदम से रो पड़े, पर एक्चुअली टीयर गैस होती है। तो देखो, मुझे ऐसे लगता है कि मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप नहीं मानते तो भगवान क्या है? भगवान तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप मानते हो तो आपकी जिंदगी ही उसी पे निर्भर है, आपने अपनी जिंदगी ही भगवान के ऊपर डाल दी है। तो ये वो चीजें हैं कि अगर आप मानते हो, आपका बिलीफ सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं मानते हो तो या तो वो चीज मिथ हो सकती है, या हो सकता है हमारा साइंस वहां तक नहीं पहुंचा। हम आज तक भी ऐसा कोई ब्रिज नहीं बना पाए अपने साउथ इंडिया से लेकर श्रीलंका तक, कोई इतना लंबा अभी तक ब्रिज नहीं बना, पर हमारे रामायण में था कि ऐसा ब्रिज है। तो कई बार अब इसी चीज को आप ऐसे रिलेट करो कि अगर आज से 200 साल पहले किसी ने आपको ये कहा होता कि ये ऐसा एक छोटा सा डब्बा होगा, इससे आप ऐसे फोन पे बात करोगे ना, किसी से भी बात हो जाएगी, या इसमें पिक्चरें चल जाएंगी, इतने छोटे से डब्बे में से आप फोटो खींच पाओगे, कोई बिलीव कर सकता था आज से 200 साल से पहले? कोई नहीं बिलीव करता। कोई कहता तो कहता कि मूर्खता वाली बात कर रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि साइंस कितनी एडवांस कर जाएगी वो हमें भी नहीं पता है। और इसमें अभी आप इतनी साइंटिफिक बातें कर रहे हो, तो मैं अभी आपको और चीज़ें बताऊंगा और उनसे आपको जवाब लूंगा वो साइंस से कैसे जोड़े। वेदों में एक चैप्टर आता है, उसमें एक विश्वला नाम की एक फीमेल वॉरियर होती है, और वो फील्ड बैटल में लड़ाई कर रही होती है और उसकी टांग कट जाती है। तो अश्विनी कुमार 2 देवता होते हैं, तो वो उनकी टांग को अलग रख के और लोहे की टांग लगा देते हैं, आयरन लेग। तो वो आज के टाइम में कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आयरन लेग लगा दी जाए और वो प्रॉपर वर्क कर रही हो? बिल्कुल, आजकल तो हैंडीकैप लोगों को प्रोस्थेटिक्स लगते हैं, यानी कि जिसके पैर नहीं है उसको बकायदा पैर की शेप के लेग्स लगते हैं, फुट लगते हैं। इंसान उसके ऊपर पूरे कपड़े पहन सकता है, जीन्स, सॉक्स, शूज, सब कुछ पहन सकता है। प्रोस्थेटिक बोल सकते हैं वो। अब वो प्रोस्थेटिक देखो, उस जमाने में अब हमने इन्फर किया कि वो आयरन था। अब वो आयरन था या कुछ और था, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आर्टिफिशियल लेग लगा दिया। वो आज भी पॉसिबल है, साइंस वहां पहुंच गई है। हाँ, साइंस वहां पहुंच गई शायद, इसलिए मान रही है। और एक चीज हो रहा है कि जैसे हम जब खाली पेट रहते हैं तो हमारी जैसे इंद्रियां जो होती हैं, जो हमारी सेंसेशन वो थोड़ी दृढ़ बनती हैं। फास्टिंग भी बेसिकली इसीलिए ही बनाया गया था, और इस पे जो ओशो हैं वो भी काफी कुछ बताते हैं कि बेसिकली फास्टिंग क्यों करवाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि, और खासकर दवाइयाँ भी खाली पेट लेने के लिए ही बोलते हैं ज्यादातर। तो इसके बारे में कुछ बताइए।
क्या होता है ना, इंसान जो मेंटली स्ट्रांग होता है, आप मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते हो? जो चीजें आपको, ये तो बड़ा अच्छा महाभारत में है इसका एक्सप्लेनेशन, कि जो चीजें आपको वीक बना सकती है, या ऐसी चीजें जिनको लेकर आप इतना ढह जाओ कि उसके पीछे भागते चले जाओ, बेसिकली अल्कोहल है और स्मोक मान लो, या इंसान की जिंदगी में एक तरीके से इंटीमेसी यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसी चीज है, और एक हंगर है ना, इंसान भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अपनी सेक्सुअल डिजायर को कभी कभी इंसान कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए इल बैड इवेंट्स हो जाते हैं, और कई बार अल्कोहल को की डिजायर को इंसान रोक नहीं पाता, तो वो फिर इतना पी लेता है, या उसकी आदत लत पड़ जाती है कि आपके ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। तो फास्टिंग में आपने देखा होगा हिंदू धर्म में, जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो एक्चुअली आप धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते, आप कोई भी सेक्सुअल एक्ट नहीं कर सकते हो, और हंगर अपने आप में कंट्रोल करना एक मेंटल डिसिप्लिन का सबसे पहली चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है डिसिप्लिन में, कि जिस वक्त जो काम करना है आपको उसी पे फोकस करो और आपका ध्यान कहीं और ना जाए। तो बेसिकली इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी एक इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए, कि भूख इतनी इंसान के ऊपर हावी ना हो जाए कि भूख ही भूख उसके लिए सब कुछ हो। तो एक्चुअली एक इंसान की मेंटल ट्रेनिंग होती है अपनी भूख को कंट्रोल करने की, अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑल दिस प्रोसेस इज टू मेक यू मेंटली अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो मेरे भाई ये था आज का पॉडकास्ट। अब आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर कितनी चीज़ों को आप मानते हो, कितनी चीज़ों को नहीं। आज से ही मैनिफेस्टेशन भी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी एक अपने आप के ऊपर जब आप बिलीफ रखोगे तो आपको किसी बाबा के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके के पॉडकास्ट अगर आप और देखना चाहते हैं, या फिर आपके अंदर भी कोई मिथ है कि ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए और उसका साइंटिफिक जवाब चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम अपने अगले पॉडकास्ट में उस क्वेश्चन को उठा लाएंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ हमारा जो पॉडकास्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, या फिर कोई भी चीज़ में आप तर्क करना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा, हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर नेहा, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।